हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू द लर्न आउट फॉर यू यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है, हम PYQ सीरीज हैं वो कर रहे हैं, जिसमें कि हम सब्जेक्ट वाइड सेग्रीगेटेड किए हुए जो भी क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए यूजीसी नेट लॉ से रिलेटेड, वो हम डिस्कस कर रहे हैं बाय दी सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट सब्जेक्ट जो भी है हमारा वो हम डिस्कस करने वाले हैं। उसमें देखते हैं हम कितने क्वेश्चन हैं वो हम डिस्कस कर पाते हैं। और इसके साथ साथ में आप लोगों के लिए एक न्यू अपडेट है। आपका अब अपना जो यूट्यूब चैनल के अलावा एक ऐप है वो भी लॉन्च हो गया है, लर्न नोट्स फॉर यू के नाम से, जो कि आप प्ले स्टोर से इजीली जा करके सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें कि आपको चीजें मिलने वाली हैं। जैसे कि अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर रहे हैं एक्सप्लेनेशन वीडियो में, जो कि यहाँ पे यूट्यूब पे सिर्फ एक डेमो के लिए अपलोड की जा रही है, लेकिन सारी की सारी अगर आप वीडियो चाहते हैं कंप्लीट, वो आपको सिर्फ और सिर्फ ऐप पे मिलेगी, जहां पर उस वीडियोस के साथ साथ में सेग्रीगेटेड टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज होंगी, जैसे कि जूरिस्प्रूडेंस के PYQs हैं, कॉन्स्टी के हैं, इंटरनेशनल के हैं, लॉ ऑफ क्राइम है, टोर्ट है, या फिर कॉमर्शियल लॉ की बात करें, तो इस तरीके से सभी को अलग अलग करके हमने एक टेस्ट सीरीज तैयार की। जैसे कि हमारा यूजीसी नेट लॉ में एक्चुअल में एग्जाम होता है, सेम उसी तरीके के पैटर्न पे हमने ये जो है टेस्ट सीरीज तैयार किया, जो कि आपको रियल लाइफ जो एक्सपीरियंस है वो पहले से ही प्रोवाइड कर देगी, जिससे कि आपको एग्जाम टाइम में किसी भी तरह की दिक्कतें हैं जो फेस नहीं करनी पड़ेंगी। इसके अलावा यहाँ पे कोर्सेज भी हैं। ये इस टेस्ट सीरीज का एक, अगर आप लेना चाहें सिर्फ टेस्ट सीरीज तो उसके लिए अलग कोर्स है, और अगर आप विद वीडियोस एक्सप्लेनेशन वीडियोस के साथ लेना चाहें तो उसका एक अलग कोर्स है। दोनों को हमने अलग अलग कर दिया है। इसके अलावा भी नेक्स्ट 1 मंथ या 2 मंथ के अंदर अंदर हम इसमें और भी काफी सारे यूजीसी नेट लॉ से रिलेटेड है कोर्सेज हैं वो अपलोड करते रहेंगे। तो स्टे अपडेटेड विद द चैनल हैं। इसके अलावा learnoutsforyou.in जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी यूजीसी नेट लॉ का एक कोर्स सेक्शन दिया हुआ है, वहां से आप डेस्कटॉप पे भी एक्सेस है वो कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि इनमें से कौन सी केसेस के अंदर जो ड्यूटीज हैं वो क्या है, आर नॉट स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्ट डन, यानी कि किसी व्यक्ति ने कोई एक्ट किया है उसके रिस्पेक्ट में उसको स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं करा जा सकता। तो वो कौन कौन सी हैं? एक तो क्या है, लायबिलिटी ऑफ द बोरोवर टू रीपे अ डेट बार्ड बाय द स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन, यानी कि स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन के द्वारा किसी डेट को बार कर दिया गया है कि इस डेट को देने के लिए फॉर एग्जांपल एक पार्टिकुलर ड्यूरेशन थी। हम एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं 1 साल, 3 साल, जितनी आप मर्जी ले लीजिए। अब वो टाइम निकल चुका है और अब आप उसको रीपे करने के लिए मतलब बार है, तो क्या इस कंडीशन में इस डेट को एनफोर्स कराया जा सकता है? नहीं। यहां पर क्या है कि अगर टाइम लैप्स हो चुका है तो उस कंडीशन में जो बोरोवर है जिसने डेट लिया है उसकी एक लायबिलिटी जरूर है कि वो उस डेट को पे कर सकता है, उस टाइम पीरियड के निकलने के बाद में भी वो उसको पे कर सकता है, ये एक लायबिलिटी है। बट यहां पर उसका वॉलंटरी एक्शन है, बट उसको एनफोर्स नहीं कराया जा सकता। ओके, फर्स्ट है जो हमारा राइट है। उसके बाद में जो पॉइंट बी है वो क्या कहता है कि लायबिलिटी ऑफ द बोरोवर टू रीपे द मनी बोरोड बाय हिम। यस, ये एनफोर्स स्पेसिफिकली करवाई जा सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टाइम में है जो अभी तक लैप्स नहीं हुआ, ऐसा कुछ इसमें मेंशन नहीं है। तो ये सिंपल सी बात है, जहां पर आपने कुछ उधार लिया है तो वो लायबिलिटी है आपकी बनती है और उस लायबिलिटी को एनफोर्स कराया जा सकता है। यस, ये करवाया जा सकता है, इसको एनफोर्स स्पेसिफिकली है वो नहीं करवाया जा सकता। सी क्या कहता है कि टू रिफ्रेन the wrongdoer from the publication when the label has already been published। जब लेबल है वो ऑलरेडी पब्लिश ही हो चुकी है तो अब रॉन्गडूअर को दोबारा से पब्लिकेशन रोकने का यहाँ पे कोई इन्फोर्समेंट नहीं हो सकता। अब यहाँ पे इसको इंजंक्शन यानी कि स्टे नहीं ले सकते कि आप इसको दोबारा से पब्लिकेशन नहीं करोगे, क्योंकि वो ऑलरेडी पब्लिश्ड है। लेकिन यहाँ पर एक और रेमेडी अवेलेबल है। वो रेमेडी क्या है कि आप वहां पर डैमेजेस है वो क्लेम कर सकते हो, कि आपको जो भी नुकसान हुआ है, जो भी आपकी डेफामेशन हुई है, उसको आप डैमेजेस के थ्रू, कंपनसेशन के थ्रू है वो क्लेम कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर इसको एनफोर्स नहीं करवाया जा सकता। ओके, सेकंड क्या है, टू रिफ्रेन रॉन्गडूअर टू कंटिन्यू द कमीशन ऑफ द न्यूसेंस। यस, यहाँ पे उसको रिफ्रेन किया जा सकता है थ्रू द इंजंक्शन। एक रेमेडी है जिसके थ्रू इसको स्टे करवाए, इसको रोका जा सकता है कि आगे वो न्यूसेंस है वो कंटिन्यूअस करे। जैसे कि कहीं पर कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो उसकी वाइब्रेशन से, वाइब्रेटर के थ्रू या किसी भी तरीके से कोई पब्लिक न्यूसेंस हो रही है तो उस कंडीशन में उसको रोका जा सकता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट होगा? ए यहाँ पे एक तो है जो राइट है,
तो ए इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें ए नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये दोनों एलिमिनेट हो गए। उसके बाद हम बी को हम इन्फोर्स करवा सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो इसका राइट आंसर होगा। आई होप इट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? इन डिटरमाइनिंग द रिलेवेंट जियोग्राफिक मार्केट्स कंपटीशन कमीशन शैल कीप इन द माइंड फॉलोइंग फैक्टर। ये जो जियोग्राफिकल मार्केट है उसको डिटरमाइन करने के दौरान उसमें कंपटीशन कमीशन है वो क्या क्या चीजें हैं अपने माइंड में रखेगा। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये कौन से सेक्शन में दिया गया है और कौन कौन सी चीजें हैं इससे रिलेटेड हैं वो यहाँ पर बताई गई हैं। तो ये हमें देखने को मिलता है कंपटीशन एक्ट के सेक्शन 19 में के सबसेक्शन 6 में। तो सेक्शन 19 का सबसेक्शन 6 क्या कहता है, चलिए उसको देखते हैं हम। सबसे पहले मैं आपके लिए वो भी स्पेशली लेके आया हूं, ये रहा। तो यहाँ पे क्या कहा है? कमीशन शेल व्हाइल डिटरमाइनिंग द रिलेवेंट ग्राफिक मार्केट हैव ड्यू रिगार्ड टू दी टू ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। यानी कि ये कुछ फैक्टर हैं जो कि वो अपने माइंड में रखेंगे। कौन से हैं? रेगुलेटरी ट्रेड बैरियर हैं, लोकल स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स हैं, नेशनल प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज हैं, एडुकेट डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज हैं, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है, लैंग्वेज और उसके अलावा है कंज्यूमर प्रेफरेंस है। और इसके अलावा क्या है? नीड फॉर सिक्योर और रेगुलेट द सप्लाईज और रैपिड आफ्टर सेल सर्विसेज। रैपिड आफ्टर सेल सर्विस, इसको ध्यान रखना, ये ऑप्शन में हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड्स एंड नेचर ऑफ द सर्विसेज, कोस्ट एसोसिएट विद स्विच इन सप्लाई एंड डिमांड टू अदर एरिया। तो ये कुछ पॉइंट है जो कि कमीशन को अपने ध्यान में रखने हैं जिस टाइम वो डिटरमाइन कर रहे हैं। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? रेगुलेटरी ट्रेड बैरियर आते हैं, यस। यहाँ पे नेशनल प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज हैं वो भी हैं, लैंग्वेज एंड लोकल स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट दोनों हैं, कंज्यूमर प्रेफरेंस एंड रेगुलर सप्लाई एंड आफ्टर सेल सर्विसेज, ये तीनों के तीनों हैं। ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ये भी है। तो इसमें ये जो सारे के सारे हैं वो उनको जो कंपटीशन कमीशन है वो अपने माइंड में रखेगा जब वो ज्योग्राफिकल मार्केट रिलेवेंट उसको डिटरमाइन कर रहे हैं उस टाइम। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। आई होप कि आपको ये क्लियर है। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 19 है, यहाँ पे मेंशन नहीं है, सेक्शन 19 है, उसका सबसेक्शन 6 है ये। ओके, इज इट क्लियर? नेक्स्ट आता है क्वेश्चन हमारे पास 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 है वो क्या कहता है कि जो कंज्यूमर मीडिएशन सेल है उसको इनमें से कौन से डॉक्यूमेंट है वो अपने पास रखने पड़ेंगे, हैज टू होल्ड, उसके पास होने ही चाहिए। तो कौन सी है? फर्स्ट है लिस्ट ऑफ एम्पैनल्ड मीडिएटर्स, लिस्ट ऑफ केस हैंडल्ड बाय द सेल, रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल प्रोसीडिंग्स, इंफॉर्मेशन स्पेसिफाइड बाय द रेगुलेशन। तो क्या ये चारों की चारों चीजें उसको रखनी पड़ेगी? यस। कौन सा सेक्शन कहता है ये कहता है सेक्शन 74 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। चलिए एक बार उसको सेक्शन 74 को भी पढ़ लेते हैं, बाकी का आप ऊपर का सेक्शन है वो पढ़ लीजिए, मैं नीचे का आपका जो सेक्शन 4 है सबसेक्शन 4 है, सेक्शन 74 का सबसेक्शन 4 है वो क्या कहता है कि एवरी कंज्यूमर सेल कंज्यूमर मीडिएशन सेल है वो सेल मेंटेन ए लिस्ट ऑफ एम्पैनल्ड मीडिएटर्स, केस हैंडल बाय प्रोसीडिंग, उस रिकॉर्ड रखेगा प्रोसीडिंग का, और कोई भी स्पेसिफाइड रेगुलेशन के द्वारा इंफॉर्मेशन है वो भी इसमें रखेंगे। तो इसके जो है ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा, यानी कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट है वो कंज्यूमर मीडिएशन सेल है वो अपने पास में रिकॉर्ड के तौर पे रखेगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में दो लिस्ट दी गई है हमारे पास में, एक साइड में है एक प्रिंसिपल है जो डिसाइड हुआ है किसी केस में, और दूसरी तरफ उससे रिलेटेड केस दिया गया है। तो हमें मैच करने हैं कि कौन सा प्रिंसिपल कौन से केस में है वो डिसाइड किया गया है या किस से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हमारे पास में आता है नेग्लिजेंस। तो नेग्लिजेंस है वो किस से रिलेटेड है? वो है ग्लासगो कॉर्पोरेशन वर्सेज म्यूर। इस केस में क्या था कि एक लेडी थी वो कहीं क्राउडेड पार्क में बैठी थी, ठीक है, ग्लासगो कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉइज की जहां पे जो सिस्टम था वहां पे एक व्यक्ति क्या आता है कि एक चाय से भरी हुई कैंतली लेके निकलता है वहां से, और पर चांस बाय एक्सीडेंटली कह सकते हैं हम कि उसका जो हैंडल टूट जाता है और वो चाय उसके ऊपर गिर जाती है जिससे कि उसको इंजरी सस्टेन होती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, उस लेडी ने है जो इस कॉर्पोरेशन पे कहें तो उस लेडी ने सूट फाइल किया नेग्लिजेंस के लिए। तो यहाँ पे डिसीजन क्या हुआ कि कंपनी की तरफ से किसी भी तरह का कोई नेग्लिजेंस नहीं है, क्योंकि वहां पर एक तरीके से उनकी तरफ से ड्यूटी ऑफ केयर पूरी तरीके से फुलफिल की गई थी। उन लोगों ने पूरा ध्यान रखा था कि वो कैतली गिरे ना, टूटे ना। अब ये क्या है कि एक रीजनेबल फोर्सिबिलिटी होती है, एक कंसेप्ट है यहाँ पे
कि क्या वहां पर वो एम्प्लॉय है जो चाय, या वो व्यक्ति चाय, या जो कॉर्पोरेशन है वो चाय यहाँ से सर्व कर रही है, वो ये फोर्सी कर सकती है कि इससे किसी को इंजरी हो सकती है, और वो भी इस लेवल की। तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि ये हम फोर्सी नहीं कर सकते कि इस पार्टिकुलर एक्सीडेंट से ये इंजरी हो सकती है। तो इस केस में यहाँ पे कॉर्पोरेशन की तरफ से किसी भी तरह का कोई नेग्लिजेंस है वो नहीं माना गया, क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से पूरा जो ड्यूटी ऑफ केयर है वो ध्यान रखा था कि प्रॉपरली वो लेके जा रहे थे उसको। बट हैंडल टूट गया, कौन सोच सकता है कि भी इसका हैंडल टूटेगा और वो इस तरीके से है जो किसी को हार्म भी करेगी। तो ये एक एक्सीडेंट था। नेक्स्ट आता है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, फेमस केस और फेमस वर्ड। अगर आप टोट पढ़ रहे हो तो अगर आपको ये दो चीजें एब्सोल्यूट लायबिलिटी और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और इन दोनों के केस लॉ नहीं पता है तो आपने अभी तक टोट क्लियरली है वो बढ़िया तरीके से नहीं पढ़ी है। तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है वो किससे रिलेटेड करती है, ये करती है रेल एंड फ्लेचर से। इस केस का फैक्ट मैं बता देता हूँ। तो इस केस में क्या था कि जो फ्लेचर है उसके पास एक रिजर्वायर था जो कि बस्ट मतलब टूट जाता है एक तरीके से, और वो है जो रेल एंड की जो कोल माइन थी उसके अंदर पानी ही पानी हो जाता है जिससे उसको काफी नुकसान होता है। तो रेल एंड ने यहाँ पे डायरेक्ट नेग्लिजेंस ना होने के बावजूद भी यहाँ पे फ्लेचर को है वो क्या कर दिया, शू कर दिया। तो यहाँ पर कोर्ट ने क्या डिसाइड किया, क्या यहाँ पे प्रिंसिपल डिसाइड किया, वो क्या स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, कि आपकी जो लायबिलिटी है वो स्ट्रिक्टली है। लेकिन यहां स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में एक चीज डिफरेंस है, वो क्या है, यहां पर कुछ एक्सेप्शन दिए गए थे। एक्सेप्शन कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि एक्ट ऑफ गॉड है, और प्लेंटिफ का खुद का नेग्लिजेंस है, खुद का फॉल्ट है। मान लीजिए रेल एंड है, उसने जानबूझकर उनके जो रिजर्वायर था उसके साथ में कोई पंगा ले लिया हो, उसमें कहीं से होल कर दिया हो, तो एक तो वो हो गया। एक थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है, तो वो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन दी गई है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के केस में। वहीं पे अगर हम बात करें एब्सोल्यूट लायबिलिटी की, तो वो एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में डिसाइड हुआ है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसमें क्या था कि एक कंपनी थी श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर कंपनी, उससे ऑलियम गैस लीक हुई थी जिससे कि काफी लोगों की इंजरी पहुंची और काफी लोगों की डेथ भी हुई थी। तो उसमें यहाँ पे क्या कोर्ट ने डिसाइड किया कि जो भी व्यक्ति यहाँ पे हैजार्डियस सब्सिस्टेंस रख रहा है तो उसकी 100% लायबिलिटी बनती है। यहाँ पर जो रेल एंड फ्लेचर के जो एक्सेप्शन थे एक्ट ऑफ गॉड वगैरह, वो यहाँ पे इस केस में है वो लागू नहीं होते। अगर आप हैजार्डियस जो सब्सिस्टेंस रख रहे हैं तो आपकी 100% लायबिलिटी है कि आप ही उनको कंपनसेशन दोगे इन केस कुछ भी मिस हैपनिंग होती है तो। और यहाँ पे एक डीप पॉकेट थ्योरी है वो भी इंट्रोड्यूस की थी। उसमें क्या था कि रिच जो पॉल्यूटर हैं वो मस्ट पे, उनको पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये है यहाँ पे हमारा एब्सोल्यूट लायबिलिटी से रिलेटेड। और लास्ट वाला बचता है नर्वस शॉक से रिलेटेड। ये है हमारा बर्हिल वर्सेस योंग। बर्हिल एक लेडी थी, प्रेग्नेंट लेडी थी, जो कि कहीं से जा रही थी, उसके नजदीक कहीं पर एक एक्सीडेंट हुआ। हालांकि वो उससे काफी दूर थी, लेकिन उसने उस एक्सीडेंट की आवाज सुनी, एनी हाउ उसको उस चीज का शौक लग गया। तो उसने है जो योंग है उसके ऊपर सूट फाइल कर दिया कि इसकी नेग्लिजेंस कहें या कुछ भी तरीके से उसको इन्वॉल्व कर दिया कि इसकी वजह से मेरा जो है मिसकैरेज हुआ है। उसको शौक लगा, मेरी मिसकैरेज हो गया था, तो उसके लिए उसने सूट फाइल किया। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि नहीं, यहाँ पे योंग का किसी भी तरह का कोई नेग्लिजेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रीजनेबल पॉसिबिलिटी है वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। कि कोई ये भी नहीं सोच सकता कि यहाँ पे एक्सीडेंट हो रहा है और कोई कहीं दूर खड़ी लेडी है, प्रेग्नेंट लेडी है, वो उसकी आवाज को सुनकर उसको शौक लग जाएगा और वो वहां पर मिसकैरेज हो जाएगा। तो ऐसा चीज यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं थी। हाँ, अगर वो लेडी उसके बिल्कुल नजदीक होती या सामने होती, उस एक्सीडेंट के टाइम वहां पे प्रेजेंट होती, तो उस केस में यहाँ पे हो सकता था इन्वॉल्वमेंट किसी भी तरीके से, उसमें नेग्लिजेंस कह सकते हैं या डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट या कोई अदर जो है टोर्ट उसमें इंक्लूड हो सकता था। लेकिन ये रीजनेबल पॉसिबिलिटी है उसकी एरिया में नहीं आता। आई होप इट इज क्लियर। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा, नेग्लिजेंस का कौन सा था, थर्ड वाला। तो ये दोनों हैं वो गए तो ये फर्स्ट और सेकंड है वो यहाँ पे एलिमिनेट हो गए और बचते हैं थर्ड एंड फोर्थ। बी का कौन सा है, बी का है फर्स्ट, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा और ये हो गया एलिमिनेट। तो थर्ड ऑप्शन है वो क्या है, राइट ऑप्शन है। आई होप कि ये आपको क्लियर है। तो 4 केसेस के फैक्ट्स और उनके अंदर डिसीजन क्या हुआ था वो आपको देखने को मिला। अब हमारे पास करनी है एक सीक्वेंस में अरेंज, किसको, एक टोर्ट के अंदर लायबिलिटी किस तरीके से अराइज होती है, सीक्वेंस क्या है, क्या हमारे पास सबसे पहले होता है, फिर क्या उसके बाद, फिर क्या उसके बाद, उस तरीके से जो फॉलो होती है। तो सबसे पहले हमारी होती है ड्यूटी टू टेक केयर। ठीक है, फिर हम उस ड्यूटी का है वो क्या करते हैं, ब्रीच करते हैं। ठीक,
उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चंस भी होती हैं, ठीक है। डी क्वेश्चन मतलब सावधानियां बरतनी होती हैं। अगर उसने प्रॉपर अपनी सावधानी रखी है, ठीक है, तो उसके बाद में भी अगर कोई डैमेज हो जाता है तो उस केस में यहाँ पे कंपनसेशन या डैमेजेस हैं वो क्लेम किए जाते हैं। तो ये इसका सीक्वेंस होगा CBDA। वो कौन से में? CBDA, ऑप्शन नंबर थर्ड में। थर्ड इसका राइट आंसर होगा। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया है कि डोमिनेंट पोजीशन मींस द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ एंजॉयड बाय एन एंटरप्राइजेज इन रिलेवेंट मार्केट इन इंडिया व्हिच enable it to operate the independently of the operative force and affects the competitor and consumer in its favor। तो डोमिनेंट पोजीशन का मीनिंग बताया गया है यहाँ पे। तो ये कौन से सेक्शन में दिया गया है? ये दिया गया है कंपटीशन एक्ट के सेक्शन 4 में। और उसके बाद में नो एंटरप्राइज सेल अब्यूज इट्स डोमिनेंट पोजीशन, तो ये भी है सेक्शन 4 में। तो इनके अलग अलग सब सेक्शन है। ये क्या है? सब सेक्शन 1 और ये है। और ये कहाँ पे मिलेगा हमें? ये मिलती है फर्स्ट वाली इसकी एक्सप्लेनेशन में। ये क्या है? एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 4 की एक्सप्लेनेशन ए, ठीक है। तो ये आपके सामने मैंने इसको कर दिया है। तो दोनों दोनों ट्रू हैं। ये रहा नो एंटरप्राइजेज जो सेकंड स्टेटमेंट थी, और ये रही हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट। आई होप इट इज क्लियर। 2021 नवंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि एक पर्सन मे बी लायबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन ऑफ अदर इन विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि मेरे को कोई लायबल ठहरा रहा है, किस लिए? किसी दूसरे व्यक्ति के रॉन्गफुल एक्ट की वजह से, या उस व्यक्ति के रॉन्गफुल ओमिशन या किसी भी तरह का ओमिशन की वजह से मेरे को लायबल ठहराया जा रहा है। तो ये किस किस कंडीशन में हो सकता है? तो हमारे पास कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं। चलिए इन स्टेटमेंट को देखते हैं क्या कहती है स्टेटमेंट। फर्स्ट क्या कहता है? एज हैविंग रेटिफाइड एंड अथोराइज्ड द पार्टिकुलर एक्ट। अगर मैंने उस व्यक्ति को रेटिफाई किया या अथोराइज किया कि तो ये पार्टिकुलर एक्ट है वो करके आ, तो क्या ये पॉसिबल है? यस। सेकंड क्या है कि एज स्टैंडिंग टुवर्ड द अदर पर्सन इन ए रिलेशन एंटाइलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रॉन्ग्स डन बाय दैट पर्सन। यानी कि वहां पर एक तरह की ऐसा रिलेशन है जो कि उसको एंटाइटल करता है कि उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के, जैसे कि यहाँ पे विकैरियस लायबिलिटी कह सकते हैं। एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन है, प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन है, ठीक है। तो उस कंडीशन में भी यहाँ पे इसको लायबल ठहराया जा सकता है। और उसके बाद में एज हैविंग अबेटेड दैट टॉर्टियस एक्ट कमिटेड बाय द अदर। कोई व्यक्ति टॉर्टियस जो एक्ट है वो कर रहा है, उसको अबेट किया है, उसको ये कहा भी जा तू ये करिया, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में भी उसको लायबल ठहराया जा सकता है। तो ये तीनों के तीनों हैं वो राइट होंगे। इसमें एक केस है, जैसे फेमस केस है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस श्यामा देवी वाला केस है, 1978 का केस है। आई होप इट इज क्लियर। तो राइट ऑप्शन इसका क्या है? 4th नंबर वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि जब दो मोटरिस्ट, ठीक है, कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं, इन देयर कार्स कोलाइड विद ईच अदर एंड इन द प्रोसेस दे इंजर्ड सीरियसली अ पर्सन हु वाज स्टैंडिंग ऑन द रोड साइड। द टू मोटरिस्ट आर, दो कार चला करके आ रहे हैं एक दूसरे के अपोजिट साइड से और आपस में टकरा जाते हैं। तो इस प्रोसेस के अंदर वो एक तीसरे व्यक्ति को जो कि वहां पे पास में ही खड़ा था उसको इंजर कर देते हैं। तो ये क्या दोनों के दोनों जो मोटरिस्ट हैं वो इंडिपेंडेंट टॉर्टफीजर हैं? क्या इंडिपेंडेंट टॉर्टफीजर हैं? क्या यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं किसी कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस के अंदर, या टू नेग्लिजेंट पर्सन हैं, या ज्वाइंट टॉर्टफीजर हैं? तो इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? फर्स्ट क्या है कि इनका राइट ऑप्शन है वो है फर्स्ट वाला, यानी कि वो इंडिपेंडेंट टॉर्टफीजर हैं, क्योंकि वो अपने अपने डायरेक्शन से अलग अलग आ रहे थे और उन्होंने अपना सेपरेट है वो डैमेज भी उस थर्ड व्यक्ति को पहुंचाया है। इनके अंदर हम कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस नहीं कह सकते। अगर कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस कहेंगे तो इसमें जो प्लेंटिफ है यानी कि जो थर्ड व्यक्ति है वो भी इन्वॉल्व होगा, उसका भी कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस होगा, तो ये होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इसको दोनों के दोनों क्या है? इंडिपेंडेंट टॉर्टफीजर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि ए टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग फॉर विच द रेमेडी इज एन एक्शन फॉर डैमेजेस एंड विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ना ही तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, और ना ही मेरे लिए एक इक्विटेबल ऑब्लिगेशन है। तो ये जो पार्टिकुलर डेफिनेशन है वो किसने दी है? तो ये सारी डेफिनेशंस हैं, ये भी आपको याद रखनी होती हैं।
मेनली सालमंड की है, विनफील्ड की है, ये ज़्यादा पूछी जाती हैं। सालमंड तो अक्सर एग्जाम में एक आधी बार इसकी डेफिनेशन या लॉ ऑफ टोट और टोट्स का जो एक कंसेप्ट है, दोनों में डिफरेंस है, विनफील्ड और जो सालमंड का है वो भी पूछा जाता है, जिसमें कि विनफील्ड लॉ ऑफ टोट कहता है और सालमंड लॉ ऑफ टोट्स कहता है। तो ये यहाँ पे डेफिनेशन है वो किसके द्वारा दी गई है, ये दी गई है सालमंड के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 है इसका जो राइट आंसर होगा। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास में है दो लिस्टें, लिस्ट 1 जुरिस्डिक्शन है और लिस्ट 2 है वो हमारे पास सेक्शन दिए गए हैं। तो इनको मैच करना है, कौन सा सेक्शन है वो किससे मैच कर रहा है। तो सबसे पहले जुरिस्डिक्शन ऑफ द सिविल कोड, ये हमें देखने को मिलती है सेक्शन 11 में। ये है सेक्शन 11 में हमारे पास में देखने को मिलेगी डिस्ट्रिक्ट फॉर्म की जो जुरिस्डिक्शन है। सेकंड है स्टेट कमीशन की जुरिस्डिक्शन, तो स्टेट कमीशन की जुरिस्डिक्शन है वो हमें मिलती है सेक्शन 17 में, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट फॉर्म के अगेंस्ट अपील। और जुरिस्डिक्शन ऑफ नेशनल कमीशन की बात करें तो वो हमें मिलेगी 21 में, यानी कि अपील अगेंस्ट द स्टेट कमीशन। और नेक्स्ट है पावर टू सेट असाइड एक्स पार्टी ऑर्डर्स, वो हमें मिलती है 22A में, सेक्शन 22A में। आई होप इट इज क्लियर। ये सिंपल से सेक्शन है, तो इसका आंसर कौन सा राइट है, एक वाला फर्स्ट जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, वेयर डज विकेरियस लायबिलिटी जनरली राइज फ्रॉम, कहाँ से है, कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट से है जो राइज होती है विकेरियस लायबिलिटी। सबसे पहले है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, फिर है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, फिर है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस एज वेल एज कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, एक रैंकफुल एंड डी है रॉन्गफुल एक्ट ऑफ अ सर्वेंट। तो जनरली मैं आपको बता देता हूँ इसकी चीजें, मीनिंग क्या है। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, इसको हम कह सकते हैं जैसे कि एक रिलेशन है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का, तो उस कंडीशन में विकेरियस लायबिलिटी अराइज होती है। सिंपल सी बात है, लिम्सन वर्सेस लंदन जनरल ओमनिबस कंपनी, यहाँ पे आप एक केस लो है 1862 का, वो आप रेफरेंस के तौर पे पढ़ सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है तो मतलब ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की बात हो रही है, तो ये यहाँ पे लाइबल नहीं होता। तो सी में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस तो है लेकिन यहाँ पे बी को भी इन्वॉल्व कर दिया तो ये भी नहीं होगा। रॉन्गफुल एक्ट ऑफ द सर्वेंट, तो ये मास्टर सर्वेंट वाला जो है कनेक्शन रिलेशन है जिसमें विकेरियसली लायबिलिटी है जो मास्टर की बनती है, तो डी भी इसमें होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है, एक इसका राइट हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। फिर आता है अकॉर्डिंग टू वूम लॉ ऑफ टोट एंड नॉट द लॉ ऑफ टोट्स। ये लॉ ऑफ टोट्स किसके अकॉर्डिंग है और लॉ ऑफ टोट किसके अकॉर्डिंग है, तो इसका ऑप्शन है एक विनफील्ड। विनफील्ड कहता है ये लॉ ऑफ टोट है, ठीक है, ये कौन है, विनफील्ड। और ये वाली बात है वो कौन कहता है, सालमंड। सालमंड इसको लॉ ऑफ टोट्स कहता है। 20 सितंबर में ये पूछा गया है। आई होप इट इज क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है कि इन सभी सेक्शन को, मतलब इन सभी पॉइंटर को सेक्शन के अकॉर्डिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, सेक्शन वाइज है वो सेट करना है। सबसे पहले प्रोसीजर एंड पावर ऑफ द क्लेम ट्रिब्यूनल, ये हमें मिलती है देखने को 169 में। ओके, फिर आता है अवार्ड। अवार्ड हमें कौन से सेक्शन में देखने को मिलेगा, 168 में। क्लेम ट्रिब्यूनल है वो हमें कहाँ मिलेंगे, क्लेम ट्रिब्यूनल मिलेगा हमें 165 में। और बचा एप्लीकेशन फॉर कंपनसेशन, वो मिलता है 166 में। तो इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वो क्या होगा, सी डी बी और ए, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका है जो राइट हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट आता है 28 क्या कहता है कि द रेमेडीज फॉर द वायलेशन ऑफ सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 ऑफ द कंपटीशन एक्ट हैव बीन लेड डाउन अंडर, कौन से सेक्शन में यहाँ पे रेमेडीज दी गई हैं। सबसे पहले हमें सेक्शन 3 और सेक्शन 4 को पता होना चाहिए। सेक्शन 4 हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था अभी एक क्वेश्चन में, यानी कि अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। और सेक्शन 3 है एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट। तो इनकी रेमेडी है वो हमें कौन से सेक्शन में देखने को मिलती है, वो सेक्शन में 27 में देखने को मिलेगी। 27 किसके बारे में बात करता है, सीसीआई की पावर के बारे में, और फॉर दी एंटी कम्पिटिटिव जो एग्रीमेंट है और अब्यूज के बारे में, यानी कि पावर है उसकी, तो सीसीआई के पास में ही इसकी रेमेडीज हैं। और जो 26 है वो बात करता है इन्वेस्टिगेशन पावर की। 42A और 43A है वो बात करता है पेनल्टीज की एंड फॉर नॉन कंप्लायंस, पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस। आई होप कि इट इज क्लियर, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी है वो क्या होगा, राइट होगा। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द टोट। टोट का कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा नहीं है,
क्या रॉन्गफुल एक्ट, यस ये टोर्ट में होता है। सिविल रॉन्गफुल एक्ट वहाँ पे जरूरी है। डैमेज होना चाहिए। रेमेडी उसके लिए है डैमेजेस, कंपनसेशन, इंजंक्शन, ये कुछ रेमेडीज हैं। मेंस रिया यहाँ पे मैटर नहीं करती टोर्ट के अंदर, तो ये इसका एक कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो ए, बी और सी इसके राइट ऑप्शन होंगे, यानी कि जो राइट है, और डी इसका रॉन्ग है, यानी कि डी माना नहीं है। तो नोट पूछा गया है ऑब्वियसली इसके अंदर, तो नोट वाले में डी है, तो डी ऑप्शन इसका राइट होगा। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहते हैं, हॉलबैक होटल लिमिटेड वर्सेस स्क्रबर काउंसिल इज लीडिंग केस ऑन, किस चीज के ऊपर है लीडिंग केस, नेग्लिजेंस, न्यूसेंस, ट्रेसपास, डिफेमेशन। तो ये केस है, तो ये केस है न्यूसेंस से रिलेटेड। इस केस में क्या था कि जो स्क्रबर जो काउंसिल हैं, यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा था, इनके द्वारा है जो कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा था, जिसकी वजह से होटल में किसी तरह की न्यूसेंस हो रही थी इनके कंस्ट्रक्शन की वजह से, इनके नॉइस और वाइब्रेशन की वजह से। तो यहाँ पर जो कोर्ट ने है या जो काउंसिल है वो पब्लिक न्यूसेंस के लिए लाइबल ठहराई गई थी। तो न्यूसेंस यहाँ पे इस केस का मेन थीम था। तो ये थे आज के हमारे जो प्री-वाईक्यू से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे थे, वो कुछ क्वेश्चंस। आई होप कि आपको इन सभी क्वेश्चंस को समझने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाए। एंड इस ऐप को है वो आप जाकर के डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, LearnNotes4U आप सर्च करके जनरली डाउनलोड कर सकते हैं, और LearnNotes4U.in से आप जो कोर्सेज हैं वो एक्सेस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।